नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा ज्योतिषी प्राथमिक ज्ञान के लिए प्रारंभिक प्रारब्ध जो ज्ञान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी कैसे व्यक्ति को जीवन जीना है और किस हिसाब से आपको घर में रहना है। और वापस एक दो कुंडली मैंने ड्रॉ की है, एक है काल वास्तु पुरुष कुंडली और एक काल पुरुष कुंडली। तो वास्तु पुरुष कुंडली के हिसाब से अपने को घर में किस हिसाब से रहना है और काल पुरुष के हिसाब से कुंडली के हिसाब से व्यक्ति के कौन से हाउस से अपनी सब सुविधाएं जुड़ी हुई है, अपने को जो प्राप्त मिलता है, जो चीज़ें हम ऊपर से लेके आए हैं वो कौन से हाउस से अपने को मिलेगी, वो सब रिप्रेजेंट यहाँ से होगा। तो पहले बात करेंगे वास्तु पुरुष के लिए। वास्तु पुरुष कुंडली देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ एक वास्तु पुरुष चित्र ड्रॉ किया है और ये है वास्तु पुरुष में पूर्व दिशा। यहाँ पूर्व दिशा फर्स्ट यहाँ होती है, तो यहाँ पूर्व दिशा के हिसाब से ये जो पहला एक नंबर है अपनी कुंडली के अंदर, जो आपकी उसको काल पुरुष कुंडली बोली जाएगी, उसमें एक नंबर यहाँ आता है वो पूर्व दिशा। मतलब अपना जो शरीर है टॉप टू बॉटम वो पूर्व दिशा को बिलोंग करता है। तो यहाँ पूर्व दिशा आपको इम्पोर्टेंस मानी जाती है। वो आपको मालूम है पूर्व दिशा में सूर्य नारायण का उदय होता है, वहाँ से सूर्य नारायण हमेशा उदय होते हैं, वेकअप होते हैं। और सूर्य अस्त पश्चिम में होते हैं और उदय पूर्व में होते हैं। तो पूर्व दिशा को वास्तु पुरुष के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ये है पूर्व दिशा और ये है उत्तर दिशा बिल्कुल बाजू में। और ये जो कॉर्नर पड़ता है, ये समझ लीजिए ये ईशान कॉर्नर है। तो ईशान कॉर्नर अपना जो पड़ता है वो है यहाँ से। आप देखिए ये पूर्व है, तो ये जो पूरा पॉइंट बनता है, ये जो हाउस बनता है, ये कॉर्नर, जैसे ये यहाँ से एक कॉर्नर बना है वैसे ये कॉर्नर बना हुआ है। तो ये है अपना धन स्थान। सेकेंड हाउस को धन स्थान बोलते हैं, उसको वाणी का भी स्थान बोला जाता है। आप और मैं जो बोल रहे हैं वो यहाँ से देखा जाएगा और धन की कैपेसिटी भी यहाँ से देखी जाएगी। तो ये हो गया आपका वास्तु पुरुष का ये कॉर्नर। तो यहाँ थर्ड हाउस से भी आपके सब हिसाब किताब देखे जाते हैं। यहाँ से आप कितना डेयरिंग करोगे जीवन के अंदर, आपका कितना प्रयास रहेगा। ये थर्ड हाउस होता है तीसरा हाथ का मतलब जो राइट हैंड है आपका, उसको थर्ड हाउस को बिलोंग करता है। तो यहाँ ये दोनों हाउस इतने इम्पोर्टेंस है और ये भी इतना ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये पूर्व दिशा में बिलोंग करता है, फर्स्ट हाउस। तो आपकी कुंडली में आप देखिए कि पहला फर्स्ट हाउस टॉप टू बॉटम, आपके सिर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक सब चीज़ें यहाँ से देखी जाएगी। कैसा रहेगा आपका स्वभाव, जीवन कैसा रहेगा उसका, मतलब जीवन मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, आपकी ऊंचाई कैसी रहेगी, आपका कद कैसा रहेगा, आप छोटे रहोगे, लंबे रहोगे, मोटे रहोगे, दुबले रहोगे, वो सब चीज़ें भी यहाँ से रिप्रेजेंट होती है। तो ये हो गई पूर्व दिशा यहाँ से, और ये हो गया ईशान। तो ईशान कॉर्नर आपके घर में जो भी पड़ता है उसको आपको बहुत ही क्लीन रखना है। यहाँ पूजा घर आएगा, आप जो भी घर में रहते हो। तो इसीलिए ईशान कॉर्नर को हम पूजा स्थान में तब्दील करते हैं, क्योंकि यहाँ से जितना भी आप यहाँ पूजा पाठ होगी, यहाँ अगरबत्ती होगी, दिया हो करेंगे आप और भगवान का नाम यहाँ लेंगे, यहाँ फ़ोटो रखेंगे, मूर्ति रखेंगे,
तो उससे आपका पावर बढ़ेगा, उससे आपका धन बढ़ेगा, उससे आपकी वाणी में सुधार आएगा, उससे आपका जीवन में साहस, ये साहस का हाउस है, साहस, यहाँ से वेंचर, साहस मतलब वेंचर, आप वेंचर करोगे बहुत बड़े, आपके अंदर ताकत रहेगी, हिम्मत रहेगी। ताकत हिम्मत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों हाउस भी इतने ही इम्पोर्टेंस है जितना फर्स्ट हाउस है। तो ये ईशान कॉर्नर हो गया। तो ईशान कॉर्नर को मैंने जैसे आपको बताया उस हिसाब से आपको उसको बहुत अच्छा रखना है, उसको बढ़िया बनाना है। यहाँ पूजा स्थान होना ही होना है। दूसरी कोई भी यहाँ भारी चीज़ मत रखिए। ये कॉर्नर के अंदर वजन वाली चीज़ें हैं तो वो यहाँ आपको नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए यहाँ खाली फक्त मतलब अकेले मंदिर का ही स्थान होना चाहिए। और यहाँ आप कोई पानी का सोर्स भी रख सकते हैं, जैसे पानी वहाँ गिरता रहता है वो भी रखे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पानी का यहाँ मटका भर के भी अगर कॉर्नर ज़्यादा है तो वो भी यहाँ रख सकते हैं। मटके के अंदर मिट्टी का जो मटका है उसमें पानी आप भर के रख सकते हैं। वीकली में एक बार आप उसको वापस चेंज कर देना है, वो भी चल सकता है। तो यहाँ ईशान कॉर्नर में बहुत बढ़िया रहता है। और ये हो गया ये पार्ट। अभी बात करेंगे यहाँ फोर्थ हाउस की। ये दोनों हाउस होंगे, ये भी हो गया। तो फोर्थ हाउस होता है आपकी ज़मीन, मकान, जायदाद, मिल्कत, प्रॉपर्टी, माँ। ये चार चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन प्रारंभिक ये चार चीज़ों को ही पकड़ के चला जाता है। तो यहाँ जो आता है वो उत्तर, नॉर्थ दिशा का ये पार्ट पड़ता है। यहाँ ये जो कॉर्नर है, तो यहाँ उत्तर दिशा में आपको क्या करना है। उत्तर दिशा में आपको घड़ी वगैरह रख सकते हैं, आप बहुत सारे कांच की चीज़ें वहाँ रख सकते हैं, वो आप कांच भी घर में लगा के रख सकते हैं ऐसी इस जगह के ऊपर यहाँ। तो ये एक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे चित्र रख सकते हैं, जैसे राधा कृष्ण भगवान का चित्र है, या कोई माँ अपने बेटे के साथ बैठी है, इस टाइप का पिक्चर रख सकते हैं। या फिर आप कोई आधुनिक पौधा वो भी यहाँ लगा के रख सकते हैं। मतलब फैशनेबल वाला नहीं चाहिए, लाइव पौधा चाहिए, वो भी यहाँ रख सकते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा भी बहुत ही मायने रखती है। यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी, कामकाज, आपकी माँ से रिलेशन, ये सब चीज़ें यहाँ से जानी जा सकती है। तो ये दिशा भी आपको बहुत क्लीन रखनी है। ये दिशा तो पूरी क्लीन ही रखनी है, इसमें कोई भी गंदगी वगैरह यहाँ नहीं रखनी है। दूसरा आता है वायव्य। वायव्य में हमेशा आपको पानी का हिसाब रखना पड़ेगा, मतलब वहाँ पानी का बहाव हो वो जगह यहाँ आप पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ जितना भी पानी का बहाव रहेगा, मतलब आप काम करते हो, पानी भरते हो, आपके घर में जो भी आरओ है, ये सब चीज़ें वो यहाँ आप रख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। ये है अग्नि, तो सामने उसके बिल्कुल अग्नि, ये पानी यहाँ रहेगा तो वहाँ अग्नि रहेगी। तो यहाँ आप किचन वगैरह रख सकते हो, यहाँ आपके ओवन वगैरह हो सकते हैं, आपके माइक्रोवेव ओवन, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ रख सकते हो। यहाँ आप किचन बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा अग्नि कोण के अंदर। ये हो गया पश्चिम दिशा, पूर्व के सामने बिल्कुल पश्चिम। आपको जो सोना है वो भी ये दिशा में सिर करके सोएंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे ये इस पूर्व दिशा में है और यहाँ आप पाँव कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में आपको कोई भी दिन सिर नहीं रखना है। यहाँ सिर रख के आपको सामने पाँव रख के सोना है तो वो नहीं चलता है। नैऋत्य में जितने भी जूते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, साफ़ सफाई वाली चीज़ें हैं, जहाँ आपकी सब चीज़ें पड़ी रहती है, स्टोर रूम है, टॉयलेट है, या आपका जूते रखने का कबोर्ड है, वो भी यहाँ आप रख सकते हो। नैऋत्य कोना में जो भी साफ़ सफाई, टॉयलेट, बाथरूम, अपने जो साफ़ करते शरीर की जो भी गंदगी है वो साफ सब यहाँ से होती है।
तो ये नैऋत्य में जितना भी ये सब चीज़ें रहेगी वो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये हो गया वास्तु पुरुष कुंडली मैंने जो ड्रॉ की है, ये एक आइडिया है आपको बताने के लिए। लेकिन आपको इसके साथ साथ क्या करना है, प्रातः आपको 6 बजे से पहले आपको उठ जाना है। ये सब चीज़ें तो है अपनी जगह पे, लेकिन जब आप थोड़ी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाएंगे तो आपको इसके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक तो आपको सुबह जैसे मैंने बताया 6 बजे से पहले उठ जाना है। उठने के बाद आपको सीधा प्रातःकाल आपको 2 हाथ ऐसे जोड़ के एक मंत्र बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर वंश तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। मतलब लक्ष्मी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। मतलब अपने लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी, श्री हरि को साथ में बुला के अपने हाथ को देख के ये मंत्र आपको बोलना चाहिए। बहुत ही प्रचलित मंत्र है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक आपको काम करना है। दूसरा, आपको उठने के बाद सीधा आपको जितनी भी घर की सफाई है वो भी साथ में करनी है। घर में जितनी क्लीननेस रहेगी, जितना अच्छा रहेगा, गंदगी जितनी दूर रहेगी, उतने आपके घर में भगवती महालक्ष्मी का वास रहेगा। आपके जितने घर में जितने भी कांच हैं उसको आप हमेशा साफ करते रहिए, क्योंकि कांच के अंदर ही राहु, शनि और केतु का वास है। जितने कांच की गंदगी रहेगी घर के अंदर, उतनी आपको परेशानी, तकलीफ़ें, उलझने आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये 3 चीज़ें पहली हो गई। और चौथा, नहाने धोने के बाद पूजा पाठ आप 5-10 मिनट भी करिए। आप जो भी है, किस धर्म को भी बिलोंग करते हैं तो उसका भी नाम लीजिए। 5-10 मिनट भी मैक्सिमम लेना चाहिए। और उसके बाद आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और बने उतना रात को 10 बजे से पहले आप सोने का एफर्ट कीजिए, प्रयत्न कीजिए। तो ये सब चीज़ों के बाद आपके जीवन में प्रारंभिक जो समस्या है वो धीरे धीरे आपकी दूर होती नजर आएगी। ये एक प्रारंभिक आपको नॉलेज है, ज्ञान है वो जो आपको देना है। तो यहाँ अपने 4th हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4th हाउस होता है ज़मीन, मकान, मिलकत, प्रॉपर्टी और आपकी माँ का। तो यहाँ से ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट होती है। 5th नंबर आता है, वो है आपके संतान, आपके जो भी पूर्व पुण्य है, आपने जितना भी जीवन जिया है पिछले 10 साल का, 5 साल का, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी पहले के ज़माने में पूर्व पुण्य पूर्व जन्म के हिसाब से आता है, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से कलयुग के अंदर आपको 5 या 10 साल का फल मिलता है। ये भी यहाँ से देखा जाएगा। पंचम हाउस से, पंचम हाउस से लॉटरी देखी जाती है। पंचम हाउस से छोटे फ़ायदे, बड़े फ़ायदे सब यहाँ से देखे जाते हैं। बड़े गेन, छोटे गेन भी यहाँ से देखे जाते हैं। संतान देखी जाती है, आपकी विद्या देखी जाती है। आप कितना पढ़ोगे, किस हिसाब से पढ़ोगे, कितने पढ़ाई में आपकी स्किल रहेगी, वो सब भी यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ मैंने बोला मकान, मिलकत, प्रॉपर्टी आपकी कितनी रहेगी, वो यहाँ से रिप्रेजेंट होता है। 6th हाउस होता है आपके लायबिलिटी का। आपके कर्जे कितने होंगे, आपके दुश्मन कितने होंगे, आप नौकरी करोगे तो नौकरी में किस टाइप की नौकरी मिलेगी आपको, आपकी जॉब कैसी रहेगी, लो लेवल की रहेगी या बड़े लेवल की रहेगी। अगर जॉब भी करेंगे तो किस टाइप की जॉब करेंगे, बड़े ओहदे पे होंगे या मामूली ओहदा आपको मिलेगा, डेजिग्नेशन मिलेगी, और किस टाइप की अर्जिन मतलब इनकम रहेगी, वो भी यहाँ से मालूम पड़ता है 6th हाउस से। 7th हाउस होता है आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। यहाँ से पति पत्नी, लाइफ पार्टनर, ये सब चीज़ें देखी जाती है। डेली इनकम भी यहाँ से देखी जाती है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या छोटा मोटा रिटेल का या कोई भी काम कर रहे हो तो वो डेली इनकम है आपकी। समझो दुकान चला रहे हो आप, डेयरी मतलब आप समझो प्रोविज़न स्टोर चला रहे हो, तो उसमें जो इनकम आती है वो डेली इनकम है। तो उसकी डेली इनकम की कैपेसिटी कितनी रहेगी, समझो आपका 1000 का रोज़ का काउंटर रहेगा, लाख रुपए का रहेगा, 2 लाख का रहेगा या 10 लाख का रहेगा। ये डी-मार्ट चला रहे हैं तो उनका करोड़ों का रोज़ का टर्नओवर है। तो ये यहाँ से देखा जाता है। उनकी कुंडली, जो ओनर है उनकी कुंडली में 7th हाउस में ऐसा कौन सा प्लैनेट्स है
या ऐसा कौन सी राशि है या ऐसा कौन सा नक्षत्र है, ये सब चीज़ें बाइफरकेशन प्रेडिक्शन करने के बाद मालूम पड़ता है। तो ये डेली इनकम का भी स्थान है और जाहिर जीवन का भी स्थान है। यहाँ से व्यक्ति कितना चमकेगा, सेलिब्रिटी बनेंगे नहीं बनेंगे, उनकी कितनी फॉलोअर्स रहेंगे, उनके पीछे लोग कितने पागल रहेंगे, ये सब भी यहाँ से देखा जाएगा सप्तम हाउस से। 8 हाउस होता है मृत्यु का, यहाँ से व्यक्ति के कितना जीवन रहेगा वो यहाँ से मालूम पड़ता है। ये हाउस में एक्सीडेंट भी देखा जाता है, यहाँ से ये हाउस से गुप्त ज्ञान भी देखा सकता है। यहाँ आपको गुप्त ज्ञान, जो व्यक्ति गुप्त विद्या जानते हैं, गुप्त ज्ञान जानते हैं, वो भी यहाँ से मालूम पड़ता है। 8 हाउस की बात कर रहे हैं तो ये भी यहाँ से आपको मालूम पड़ सकता है। विल वारसा भी यहाँ से मालूम पड़ सकता है। आपका ससुराल, ये आपकी पत्नी है और ये हाउस है आपके पत्नी के घर का सेकंड हाउस। यहाँ से सेकंड हाउस ये है आपका हाउस और ये आपकी पत्नी का या आपके पति का, तो यहाँ हो गया उनका स्थान। तो आपका हो गया ससुराल। तो आपका ससुराल कैसा रहेगा, वहाँ से आपको तकलीफ़ मिलेगी, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे ससुराल वाले या नहीं करेंगे, वो सब भी यहाँ से देखा जा सकता है। आपके हस्बैंड की इनकम या आपके पत्नी की इनकम वो भी यहाँ से रिप्रेजेंट होती है। तो अष्टम हाउस से बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है। दूसरा होता है यहाँ लास्ट नवम स्थान होता है भाग्य स्थान। सबसे बड़ा भाग्य स्थान माना जाता है। भाग्य का यहाँ से निर्माण होता है। वे यहाँ जो राशि है, ये राशि कौन सी है, कौन सी राशि बिलोंग करती है भाग्य स्थान को, कौन से ग्रह देख रहे हैं, ये सब भी यहाँ से मालूम पड़ेगा। आपका भाग्य कितनी ऊंचाई पे जाएगा, आपके भाग्य को कितना स्ट्रांगनेस है या भाग्य आपका बलहीन है, वो सब यहाँ से मालूम। भाग्य बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये हाउस बहुत 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 इम्पोर्टेंस। नसीब रहेगा तो आपको चलते चलते कोई अटैच मिल जाएंगे, उसमें हीरे पड़े हैं या करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन नसीब खराब है तो हाथ में आया हुआ चीज़ भी चली जाती है। तो नसीब बहुत ज़रूरी है, भाग्य का सहारा मिलना बहुत इम्पोर्टेंस है। तो भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है। यहाँ से धर्म से भी चीज़ें देखी जाती, धार्मिक आप कितने स्ट्रांग हो, कौन से धर्म को बिलोंग करेंगे या आपका धर्म परिवर्तन करोगे, वो भी वहाँ से मालूम पड़ता है। लंबी यात्राएं, आपकी जो मुसाफरी होगी वो विदेश में आपको बार बार जाओगे या एक ही बार जाओगे या एक भी बार नहीं जाओगे, तो वो भी यहाँ से मालूम पड़ता है। 9th हाउस से, भाग्य स्थान से, यहाँ से। तो भाग्य स्थान बहुत इम्पोर्टेंस है। वो आपके साले सालियों को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके साले साली कितने होंगे वो भी यहाँ से देखा जाता है। उनका भी सुख वहाँ से देखा जाता है। वो किस टाइप का जीवन जिएंगे, कैसे रहेंगे, वो भी यहाँ से रिप्रेजेंट होता है। 10th स्थान होता है आपके काम काज का, बिजनेस का, काम का। आप कौन सा काम करोगे, किस टाइम का काम करोगे, आपके काम की क्वालिटी क्वांटिटी कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी छोटी रहेगी, वो यहाँ से मालूम पड़ता है। वो आपके पिताजी का भी स्थान है और वो आपके सासू माँ का भी स्थान है और यहाँ आपके ससुर का भी स्थान है, 4th हाउस। तो वहाँ से आपके लेन देन कैसे रहेंगे, सास ससुर से, पिताजी माँ से। तो यहाँ से पिताजी का और सास का, आपकी सास, आप जो भी हो, मदर इन लॉ, उसका चीज़ मालूम पड़ती है। वो कैसे रहेंगे आपके साथ, उनके रिलेशन कैसे रहेंगे, किस टाइप का जीवन रहेगा, उनका जीवन कैसा रहेगा, वो भी मालूम पड़ता है। और लास्ट 11th हाउस, 11वां स्थान, 11वां स्थान इनकम का होता है और वहाँ राशि प्रेजेंट कर रही है शनि महाराज। देखिए ये दोनों राशि शनि की है। तो शनि को 10वें स्थान और 11वें स्थान का काल पुरुष कुंडली के अंदर दिया गया है, दरज्जा दिया। ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली मतलब 1 नंबर से चालू होती है। तो 10, 11 जो नंबर है वो शनि का है, दोनों राशि शनि की है। तो शनि का मतलब होता है यहाँ आपको तपा के देना, पूरा स्ट्रॉन्ग 24 कैरेट का बना के देने में शनि माहिर है।
तो आपको यहाँ से इनकम जो आपकी रहेगी वो हमेशा 36-38 के बाद ही चालू रहेगी। जितने भी व्यक्ति पर्सन हैं उनकी इनकम के सोर्सेज, बहुत सारे कम लोग हैं जिनकी इनकम 30 से 32 से पहले चालू हो जाती है। बाकी ज़्यादातर लोगों की इनकम आप देख लीजिए 35, 36, 32 ने के बाद ही वो कमाने का, अर्निंग करने का चालू करते हैं। तब तक वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये राशि दोनों शनि को दी गई है। और लास्ट हाउस होता है 12th हाउस गुरु का। ये 2 हाउस का स्वामी गुरु है, एक भाग्य स्थान का और एक 12th हाउस का। तो ये दोनों हाउस का स्वामी होके गुरु 12th हाउस में बैठा है, तो 12वां स्थान की राशि है गुरु। तो वहाँ भी आपको अगम निगम, अगम चेती का भी स्थान बोला जाता है, दान पुण्य का स्थान बोला जाता है, खर्चे का बोला जाता है। वहाँ से आप खर्चे भी कर सकते हो। खर्चे 2 टाइप के होते हैं, एक आप अपने लिए करते हैं और दूसरों के लिए करते हैं। तो वहाँ से मालूम पड़ेगा कि आप किस टाइप के खर्चे करोगे, अपने लिए करोगे, दूसरों के लिए करोगे, आप चैरिटी करोगे, या आपका खर्चा कोई दूसरी जगह पे जाएगा, अस्पताल में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, पुलिस थाना में जाएगा, या ऐसी जगह पे जाएगा जो आपको वकीलों के पीछे जाएगा। तो वो सब चीज़ें भी वहाँ 12th हाउस से देख सकते हैं। लेकिन वहाँ जो राशि है वो गुरु की राशि है, काल पुरुष के अंदर। तो यहाँ गुरु ज़्यादातर ये सब चैरिटी के अंदर, दान पुण्य के अंदर ये सब चीज़ें कराने के लिए आपकी कुंडली में फिर कैसे ग्रह बैठे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो गई 12 हाउस की एक हाइलाइट्स बातें। तो यहाँ से क्या क्या आप चीज़ें रिप्रेजेंट हो सकती है, कौन से हाउस से कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट होती है, वो आपको जानकारी देना हमारा काम है। ये थोड़ा आपको हाइलाइट्स मैंने दिया है। तो वास्तु पुरुष कुंडली के हिसाब से कि भाई आपको घर में किस हिसाब से रहना, किस हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, और एक काल पुरुष की कुंडली है जिसके हिसाब से क्या रिप्रेजेंट होती है, कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी मैंने आपको हाईलाइट दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो और लोगों को साथ में लेके चलो।